हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम बहुत से इम्पोर्टेंट इश्यूज को जानकार लोगों के जरिए आपको सादा जबान में समझाने का एक मौका देते हैं और जानकार लोगों को आपके रूबरू कराते हैं। ये बहुत ही हमारी एक खास कोशिश है कि आप इश्यूज को अच्छी तरह से समझें। अभी एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी बंगाली इशू, बल्कि बांग्लादेशियों का इशू जो बना करके हमेशा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती रही है, उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान हैं। बहुत ही अहम और रिलेटेड हैं इशू से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चंदन चटर्जी साहब, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल बंगाली यूथ एंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ABYSO। वेलकम है चटर्जी साहब आपका। आप ये बताइए कि ये पूरी कहानी जो जो बांग्लादेशी के नाम पर बीजेपी खासतौर पर असम और उस इलाके में नॉर्थ ईस्ट में अब तक करती रही है, वो अब पूरे देश में उससे फायदा उठाना चाहती है। कितनी हकीकत है, कितना इसमें ये बनावटी इशू है, आप जरा बताइए, क्योंकि आप उसी इलाके से आते हैं और एक लंबे समय से इन्हीं इश्यूज को आप हैंडल कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार कज़मी साहब, आपको और आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बुलाया और आप लोगों ने जिम्मत की कि आपको वेस्ट बंगाल और असम और उधर क्या हो रहा है बांग्लादेशियों के नाम से, उस इशू को आपने टच करने का कोशिश किया। और आपका जितने भी श्रोता और दर्शक आपका ये एपिसोड देखेंगे, आई एम श्योर कि उनको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलने वाला है और नेशनल लेवल में इसका वहां का जो असलियत है, जो सच्चाई है, उसका जस्ट ऑपोजिट वाला जो कहानी है वो सुनाया जाता है। ये दरअसल एक बहुत लंबी फहरिस्त है। जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ 1947, उसके बाद से वो चला आ रहा है। एक एक रेशियल एक जो फीलिंग्स है वहां पे, एक कम्युनिटी है वहां पे जो एक पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के तहत वो सबको, सारे भाषाभाषियों को, सबको वहां डोमिनेट करना चाहते हैं। और वो ये नहीं कि वो सिर्फ बंगालियों के साथ चला। आप अगर देखेंगे 1947 के बाद जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, भारत के बंटवारा हुआ, और हम सब जानते हैं भारत के बंटवारा में पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि आसाम का भी डिवीजन हुआ। असम में एक रीजन था, एक डिस्ट्रिक्ट था, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम है सिलेट, जो आज बांग्लादेश का पार्ट है। तो उस सिलेट को एक षड्यंत्र के तहत बांग्लादेश में धकेल दिया गया और 90% ऑफ द लैंड एंड पॉपुलेशन बांग्लादेश को दे दिया गया, जबकि सिलेट बांग्लादेश में नहीं जाना चाह रहा। और ये वही लोग हैं जो लोग तब कंस्पिरेसी कर रहे थे और आज भी हो रहा है। आप अगर देखेंगे उस टाइम पे जो असम का राजधानी हुआ करता था, वो आज जहां पे दिसपुर में है, गुवाहाटी में, वहां पे नहीं थे। असम का राजधानी थे शिलोंग, वो शिलोंग है जो आज मेघालय का राजधानी है। आप देखेंगे वो यही फीलिंग्स थे, जिसके लिए असम से मेघालय अलग हो गया, मिजोरम अलग हो गए, अरुणाचल अलग हो गए, नागालैंड भी अलग हो गए। और वहां पे जो एक कम्युनिटी है वो सोचते हैं कि पूरा असम का जो भाषा है, राज्य भाषा है, वो असमिया हो जाए। आपको मैं बताता हूं, वी आर नॉट रेशियल पीपल। दुनिया का सबको पता है बंगाली लोग सबसे मॉडरेट पीपल्स हैं। हम लोग धर्म, जात, भाषा लेके जात पात का राजनीति नहीं करते, हम पसंद नहीं करते। हम खुद मार खा लेते हैं, सहन कर लेते हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई दूसरे तरीके से ना तो हम आक्रमण करते, ना तो कोई बात करते। हमें वहां पे असमिया अगर स्टेट लैंग्वेज हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत का जो संविधान है, उस संविधान के तहत जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है, उनके लिए भी तो जगह दिया गया है। आप मुझे ऐसा कोई राज्य दिखा दीजिए जहां का एक ही भाषा है। आज सारे राज्यों में 2, 3, 4 करके भाषा है, लैंग्वेज है, एज पर पॉपुलेशन।
और आपको बता देता हूं, आज जो असम का पॉपुलेशन है 36% के आसपास है बंगालीज के। और वहां सिर्फ बराक वैली बोल के एक जगह है जहां का 3 डिस्ट्रिक्ट है, कछार, करीमगंज और हैलाकांदी। वहां का स्टेट लैंग्वेज जो है वो है बंगाली, और अपर असम के लैंग्वेज है असम का असमीज। बहुत लोगों को पता नहीं है, वहां पे 2 लैंग्वेज के छोड़ को भी और भी लैंग्वेज वहां पे है, जैसे बोरो लैंग्वेज भी वहां पे राज्य भाषा है, वो बोरो इलाके में है। और ये जो बराक वैली में बांग्ला भाषा लैंग्वेज जो सरकारी भाषा है वो एक दिन में नहीं मिला। 1960 में जब भाषा बिल लाया गया था असम सरकार के थ्रू, इन्होंने बोला था आज से असम का पूरा जो भाषा है राज्य भाषा असमिया होगा। तब भीषण आंदोलन हुआ, नॉट ओनली बंगाली, दूसरे जो भाषाभाषी लोग हैं सारे ने मिलकर ये आंदोलन की। और उस आंदोलन का फसल ये है 1961 के 19 में असम के जो सिलचर है, जो बराक वैली का मेन डिस्ट्रिक्ट टाउन है, वहां पे दिन दहाड़े असम पुलिस के जो पुलिस है उन्होंने गोली चलाई। और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां सत्याग्रह कर रहे थे, कोई वहां पे लूटपाट नहीं हो रहा था, वहां पे कोई मार दंगा नहीं हो रहा था, कोई आगजनी नहीं हो रहे थे, लेकिन असम पुलिस ने गोली चलाया। जो निरस्त्र निरपराध और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां सहावस्थान कर रहे थे और वहां पे जो आपका सत्याग्रह चल रहा था, और गोली करके 11 लोगों को मार दिया गया। और 11 लोगों में एक 16 साल का लड़की थी जिसका नाम था कमला भट्टाचार्य जी। आपको बता दूं, कमला भट्टाचार्य जी भारत के पहला महिला भाषा शहीद है वहां का। और उस आंदोलन के बाद तब जो है स्वराष्ट्र मंत्री था लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने समझा आसाम की चीजें, उन्होंने समझा ये आसाम जो है वो एक लैंग्वेज नहीं हो सकता, वहां का मल्टी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिकल कम्युनिटी रहते हैं आसाम में, उसका डाइवर्सिटी इतने अच्छा है, इतना खूबसूरत है। तो वहां पे किसी तरीके से सांप्रदायिक सोच चाहे भाषा के ऊपर बेस करके हो या तो धर्म के ऊपर बेस करके हो, वो नहीं चल सकता वहां पे। असम इज ए ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, भाषाभाषी रहते हैं, कौम रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, हिंदूस है, सब है वहां पे। तो वहां पे त्रिभाषा सूत्र लाया गया और वहां पे असम में बांग्ला और असमीज को रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन जो लोग उग्र जातीयतावाद में विश्वास करते हैं, उग्र भाषा आंदोलन में विश्वास करते हैं, वो कभी रुके नहीं, वो कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से इसको छेड़ने का कोशिश किया। आप एक बात समझिए, भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तब क्या बांग्लादेश नाम की कोई कंट्री था? नहीं था। तब पाकिस्तान था, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान जहां आज का बांग्लादेश है। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, इसका जमीन पश्चिम बंगाल जो आज है, जो पहले ये बांग्लादेश ही था, पूरा बंगलादेश था, उस वहां से जमीन काट के ये देश बनाया गया, और असम से जमीन लेके सिलेट को उधर देके ये कंट्री बनाया गया। तो ये है पूरा परिस्थिति। अब ये पूरा जो वहां का जो हकीकत, उसको जब आप टच करेंगे तो मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बताऊंगा, और वो क्रोनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, और उस क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। उसको जब तक आप नहीं समझेंगे तो वो फॉल्ट लाइन जो है असम की, वो आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे, और आपके दर्शक श्रोता इनको समझ में नहीं आएगा। और मैं सुंदर तरीके से पॉइंट वाइज लिखा, मैं 2 मिनट लूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। आप सबको पता है वहां पे एनआरसी हुआ, लेकिन लोगों को पता नहीं है असम में एनआरसी इससे पहले भी हुआ, एंड इट वाज डन इन द ईयर 1951। कहानी वही था कि यहाँ पे बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है और बांग्लादेशी है। उस टाइम पे करीब 80 लाख लोगों के ऊपर एनआरसी हुआ, और उस टाइम जो एनआरसी हुआ और इस टाइम पे जो एनआरसी हुआ, इस दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम पे जब एनआरसी हुआ तो सेंसस के ऊपर बेस करके एनआरसी हुआ। जो सेंसस रिपोर्ट बनाया गया था, इट वाज बीन कन्वर्टेड इनटू द एनआरसी। उसी को लिगेसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसको स्टोर कर दिया गया था, जो हम कहते हैं आज के डेट में कि आपको लिगेसी डेटा देना पड़ेगा। लिगेसी डेटा क्या है? लिगेसी डेटा है कि आप किसके औलाद है, आपके पिताजी का आपका डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं, अगर नहीं है 1971 का 24 मार्च मिडनाइट से पहले असम में, जो असम अकॉर्ड के ऊपर बेस करके बना गया था, तो आपको अपने पिताजी माताजी या आपका जो पूर्व पुरुष है उनका किसी का देने पड़ेंगे। तो वो क्रोनोलॉजी समझ लीजिए।
ये क्रोनोलॉजी है जून 30 को 2018 में आपका 40 लाख लोगों के नाम कट गए थे एनआरसी से। ये पहला जो लिस्ट निकला था। उसके बाद 31 अगस्त 2019 में जो फाइनल लिस्ट निकला उसमें 19 लाख लोगों का कट गए थे। अब इसका क्रोनोलॉजी आप समझिए, मूवमेंट कब कब हुआ। 1948 देयर वाज अ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पर्सन्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान टिल 19 जुलाई 1948, जब वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1948 का वो आया हमारे पास बिल, और बोला कि उधर से बहुत इन्फ्लक्स आ रहा है। 1950 इमिग्रेशन एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट उसको बनाया गया। मार्च 1 1950 फॉलोइंग इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान टू असम आफ्टर पार्टीशन। तो वो मिथ तैयार किया गया कि 1950 में कि पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान से खूब सारे वो आ रहे वहां से पाकिस्तानी, तब तो बांग्लादेश आप नहीं बोल सकते थे, इन्फ्लक्स हो रहा है, तो ये एक्सपल्शन इमिग्रेंट एक्ट बनाया गया। 1951 पहला एनआरसी हुआ जो मैंने आपको बताया। 1955 द सिटीजनशिप एक्ट केम इनटू फोर्स। हमारे देश का जो सिटीजनशिप एक्ट बना था वो 1955 में बना था, पहले बार वो सामने आया, इन इफेक्ट आया। 1957 इमिग्रेशन एक्सपल्शन फ्रॉम असम, उसको रिपील किया गया। ये सारे को मैं डिस्क्राइब करने जाऊंगा तो 3 घंटा लगेगा, मैं जस्ट टच करता हूँ पॉइंट वाइज। 1960 में द बिल वाज पास्ड इन द असम लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक असमीज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको लेके मैंने आपको बताया मूवमेंट हुआ। और बराक वैली में बंगाली लैंग्वेज आज स्टेट लैंग्वेज है। बराक वैली में जाएंगे आपको लगेगा मिनी बंगाल है। वहां पे सरकारी बेसरकारी साइन बोर्ड से लेके अस्पताल, स्कूल, कोर्ट, हर जगह बांग्ला लैंग्वेज चलता है। ये असम है। 1964 द सेंटर इशूड द फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1964। 1964 का एक फॉरेनर्स एक्ट आया, सारे फसाद के जड़ यही है, यहीं से शुरू होता है, जहां आपको बोला गया कि आपको अगर पकड़ा गया और आपको बोला गया कि आप विदेशी हो तो आपको प्रूव करने पड़ेंगे दैट यू आर नॉट ए फॉरेनर, यू आर ए बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको प्रूव करना पड़ेगा। ओनस टू प्रूव योर सिटीजनशिप lies to the candidate, lies to the citizens, not to the government. तो 1964 to 65 आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा था। पाकिस्तानियों ने वहां पे उर्दू भाषा को उनके ऊपर थोपने के लिए वहां पे इन्होंने मिलिट्री रूल लगा दी और वहां पे खूब कत्लेआम हुई। मतलब 30, 40, 50 लाख लोगों का कत्लेआम हुई। कितने लोगों का बलात्कार हुआ उसका कोई हिसाब नहीं है। तब वहां से काफी रिफ्यूजी इधर आए इंडिया के अंदर। और इट इज नॉट कि मतलब सिर्फ वहीं पे आए थे, असम में आए थे, कुछ मणिपुर के उधर आए थे, कुछ त्रिपुरा में आए। सबसे ज्यादा जो आए थे वो आए थे वेस्ट बंगाल में। 1971 में फिर ईस्ट पाकिस्तान का जो फाइनल वार चल रहा था तब दोबारा लोग आने चालू हुआ, क्योंकि वहां पे बॉम्बिंग हो रहा था, पूरा फुल फ्लेजेड वार चल रहा था। और फिर बांग्लादेश का जन्म हुआ। अब यहां से चालू होता है कहानी। 1979 में एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट चालू हुआ असम में, और उसी के करीब तब एक वहां पे लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि बंगाल खेदान, उससे पहले हो रहा था, मतलब बंगाली को भगाओ यहाँ से, वो मूवमेंट हो रहा था। और आपको बता दूं वहां पे जेनोसाइड हुआ, हम सबको पता है। 82, 85 का जो हालत था असम में, बहुत ही खराब हालत था। और उस टाइम पे जो वहां पे लोगों को कत्लेआम हुई, आप अगर नेली का हत्याकांड देखेंगे, इट वॉज सो पैथेटिक। वहां पे छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा गया, पेट के अंदर रहने वाले बच्चों को मार दिया गया, काट दिया गया, लाशें ही लाश बिछ गए थे वहां पे। तो ये इतना बड़ा जेनोसाइड था, ईस्टर्न जोन सिर्फ नहीं पूरा भारत का इतना बड़ा जेनोसाइड इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता। कोई किसी को अगर पता है तो वो बता सकता है। सरकारी आंकड़ा कहते हैं कि 3-4 हजार लोग मरे। वहां का स्थानीय लोग कहते हैं कि इतने लाशें थे कि गिनना मुश्किल था, गिनना मुश्किल। और बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबको मार दिया गया। और वहां पे सबसे ज्यादा जो लोग मरे थे वो मुसलमान लोग थे और बंगाली कम्युनिटी के थे। सबसे बड़ी बात है, अब लोग सोच सकते हैं कि वहां मुसलमान है इसलिए वो दंगा हुआ। नहीं हुआ, क्योंकि उस एरिया में मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो बंगाली मुस्लिम्स थे, तो वहां पे ज्यादा लोग मुस्लिम्स मरे। इसके बाद यहाँ पे गोरेश्वर से लेके एक जगह है गोरेश्वर, वहां से लेके नलबानी तक 400-500 लोगों की हत्या हुई। तो 1-2 दिन के अंदर भयंकर वहां पे सांप्रदायिक संघर्ष हुआ। और वहां पे जो लोग मरे वो 90 to 99% बंगाली हिंदूज मरे हुए।
तो बेसिकली वहां का जो टारगेट था वो हिंदू मुस्लिम के हिसाब से नहीं था, वो बंगाली था, लिंग्विस्टिक था। इट वाज ए लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन, और एक जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसी का बलि चढ़े वहां के लोग। अब वो जो वहां पे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, उनका मूवमेंट चालू हुआ 1979 से कि भाई यहाँ से आप बंगाल खेदा मतलब बंगालियों को भगाओ। और 1979 टू 85 ये 6 साल जबरदस्त वहां पे मूवमेंट हुआ। आशू और ऑल असम गण संग्राम परिषद के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन था इन दोनों ने, और इन्होंने बोला कि डिटेंशन डिटेक्ट करो बांग्लादेशियों को, और डिसइनफ्रेंचाइजमेंट करो, मतलब इनका नागरिकता छीन लो और इनको भगाओ यहाँ से। इन्होंने अब बंगाल खेदा को हटा दिया और यहाँ आ गया नया टर्म कि बांग्लादेशियों को भगाओ। अब यहाँ पे ये मिथ ले आया गया नया, इससे पहले कभी नहीं था। 1979 82 से पहले कभी वहां पे बांग्लादेशी भगाओ, वहां से ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। 1980 में इन्होंने एक मेमोरेंडम दिया, एनआरसी जो 1951 में बना था उसको दोबारा रिन्यू करने के लिए जनवरी 18 1980 सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने दिया। 1983 में जो मैं नेली का मैसेकर का बात कर रहा था वो 1983 का था। वो 1983 में ये हुआ एंड इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन ट्राइब्यूनल एक्ट पास हुआ। दैट वाज आईएमडीटी एट दैट टाइम। आज जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है वो उस टाइम पे आईएमडीटी था। ये क्रोनोलॉजी है जो मैं क्रोनोलॉजी आपको समझा रहा हूँ, लोगों को भी समझा रहा हूँ, तो वो क्रोनोलॉजी समझते रहे। 1985 असम अकॉर्ड साइन हुआ हमारा पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी के साथ, और वहां बोला गया कि 25 मार्च 1971 से जो लोग वहां पे होंगे उनको एक्सपेल कर दिया जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। और यहां पे भी एक कैच है, 1 जनवरी 1965 ये फॉरेनर्स पीरियड है। 1 जनवरी 1965 से पहले जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, प्रूफ होगा, उनके नाम आपका एनआरसी में आ जाएगा या उनके नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा, वो भारत के नागरिक है। 1965 1 जनवरी से लेके 1966 1 जनवरी से लेके 1971 24 का मिडनाइट तक, 24 मार्च के मिडनाइट तक जिन लोगों का नाम होगा, डॉक्यूमेंट होगा, उनको फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। और 10 साल के बाद 10 साल तक उनका नाम काट दिया जाएगा वोटर लिस्ट से। 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली इनका नाम आ जाएगा, तो ये भी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे 25 मार्च 1971 के बाद जिनके नाम आएगा उनको नहीं दिया जाएगा नागरिकता। वो या तो बांग्लादेश डिपोर्ट करेंगे यहाँ के सरकार, या तो उनको डिटेंशन कैंप भेजा जाएगा। ये कहानी यहाँ से शुरू होता है डिटेंशन कैंप का। इसके बाद 1990 5 साल बीत गया। आशू ने सबमिट किया एक मॉडलिटीज टू अपडेट एनआरसी टू सेंटर 1990 में। दोबारा इन्होंने फिर चालू कर दिया कि भाई एनआरसी चालू करो। अब देखो ये आईएमडीटी चल रहा है, लेकिन ये लोग कभी रुके नहीं। इनको तो इस इशू को जिंदा रखना था और इनको इसी से राजनीति करना था। 1997 इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया डाउटफुल वोटर के बेसिस पे लोगों का नाम के पीछे डी लगाएगा, और इसका क्या बेसिस है क्या नहीं है आज तक हमें पता नहीं है। वो जिन लोगों के नाम के पीछे डी लगा दिया जाएगा वो जब तक ट्राइब्यूनल से प्रूफ करके नहीं आएंगे कि वो भारतीय है, तब तक उनके नाम के पीछे डी लगा रहेगा, वो वोट नहीं दे सकते। बात समझिए, ये 1997 का ऑर्डर है। और 1999 सेंटर ने फॉर्मल डिसीजन लिया कि एज पर असम अकॉर्ड कट ऑफ डेट एनआरसी को किया जाएगा। जो नवंबर 17 1999 में मेमोरेंडम दिया गया था आशू के, उसके ऊपर बेस करके किया गया, लेकिन अल्टीमेटली ये भी नहीं हुआ। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, सबको पता है कि जितना भी आप खंगाल लो यहाँ पे फॉरेनर्स नहीं मिलेंगे, ये तो पक्का है, लेकिन वो इशू को जिंदा रखना था। 2003 अब यहाँ पे कहानी आता है। 2003 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है, और आपको याद दिला दूं 2003 में भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गवर्नमेंट था और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार चल रहा था। और यहाँ पे इन्होंने जो चेंज किया, जो
बाय बर्थ सिटीजनशिप वो चेंज हुआ। यहाँ पे कहते हैं कि 1987 टू 2003 जो लोग जन्मे हैं इस देश में, उनको उनका कोई भी एक पेरेंट्स भारतीय नागरिक होना जरूरी है, उनको प्रूव करना है। 1987 तक जो लोग इस देश में जन्मे वो ऑटोमेटिकली इस देश के नागरिक है बाय बर्थ। 1987 टू 2003 दो पेरेंट्स के अंदर एक पेरेंट्स को भारतीय नागरिक होना जरूरी है, नहीं तो वो बच्चा जो है वो फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद 2003 के बाद एनीवन जो जन्म लेता है 2004 से, वो इस देश के नागरिक तब कहा जाएगा जब उनके माता और पिता दोनों इस देश के नागरिक है। और अदरवाइज दोनों में से कोई एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ अगर इस देश में है, he or she must not be staying in India illegally, मतलब वैलिड पासपोर्ट और वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर रह रहे हैं तो उसको मिलेगा नागरिकता, अदरवाइज नागरिकता नहीं मिलेगा। यहां से सारे कहानी शुरू होता है। तो मतलब आपको प्रूफ करने वाला कहानी आ गया। अब आप प्रूफ कैसे करेंगे? आपको पता है इस देश में इस देश में आपका बर्थ सर्टिफिकेट कब से दिया जा रहा है? आपको पता है 1980s और उसके बाद ही तो चालू हुआ। और आप कहते हो कि 1987 के बाद 2003 तक जो जन्मे उनको प्रूफ करने पड़ेंगे उनका माता या पिता से एक नागरिक है इस देश का, या तो दोनों नागरिक है 2004 से। 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड ए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट ऑर्डर। 1964 का जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर है उसको फिर चेंज किया गया। 2009 में यहां पे आता है कहानी, पब्लिक APW असम पब्लिक वर्क्स ने सुप्रीम कोर्ट में डिटेक्शन ऑफ फॉरेनर्स के नाम से इलेक्टोरल रोल से डिटेक्ट करके उनको NRC करके उनका नाम काटने के लिए एक PIL करते हैं। और वो PIL किसके कोर्ट में चल रहा था? रंजन गोगोई के कोर्ट से चल रहा था। आपको पता है रंजन गोगोई जी असम के भूमिपुत्र है। और आपको बता दो उनके जो पिताश्री है रंजन गोगोई जी के, केशव चंद्र गोगोई, वो 15-20 दिन या एक महीने के लिए असम का चीफ मिनिस्टर थे। और उस टाइम पे एक अजीब सा चीज हुआ था। उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि बांग्लादेशियों को डिटेक्ट और डिपोर्ट करो विदाउट एनी वेरिफिकेशन, कुछ नहीं। लोग उस टाइम के पुलिस पकड़ पकड़ के ले जाके उनको बॉर्डर पे छोड़ देते थे। बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था। उसके बाद तो वो चीफ मिनिस्टर रहे नहीं, तो ये सेटल डाउन हुआ था। तो जो भी हो 2010 में छायगांव बोरपेटा में NRC अपडेट करने के लिए और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपका एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा। वहां के लोगों ने रजिस्ट किया, गोलियां चली, 6 लोगों का मृत्यु हुई, वो सारे बंगालीज और एंड ऑब्वियसली मोस्टली मुस्लिम्स। ये क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूं। 2013 में APW का जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, वहां से सेंटर को डायरेक्शन जाता है कि NRC करना है। 2015 से NRC का अपडेशन चालू होता है। उसके बाद 2016 में भारतीय जनता पार्टी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आता है 2016। उसके बाद वो 2019 का सिटीजनशिप एक्ट है और उसके बाद आपका CAA हो गया, जिसके ऊपर इतने सारे कहानी है। ये क्रोनोलॉजी है आसान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों को समझने के लिए कि ये किस तरह से यहाँ तक इशू पहुंचा। चंदन चटर्जी जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आसाम जहां पर कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं रही और अच्छा माहौल रहा, जैसा कि आपने ही बताया, अब ये बीजेपी इतनी कामयाब कैसे हो गई और अब क्या वहां पर लोगों में कम्युनल फीलिंग बढ़ी है बीजेपी की वहां पर हुकूमत आने के बाद? नहीं, देखिए, सारे सब जितने पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज देश में, वो सारे पार्टीज का एक बेस है। ठीक है, आज जैसे कांग्रेस पार्टी है, CPM पार्टी है, वो सेकुलर पॉलिटिक्स करता है। इसके बाद आप समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी और समाजवाद की बात करते हैं। आज BSP का बात करिए और दलितों का बात करते हैं। तो ऐसे सबका चेहरा है। जो भारतीय जनता पार्टी का बेसिस है वो सबको पता है, हमें और आपको सबको पता है कि उनका बेसिस क्या है। आपको बता दूं 2014 में जब हमारा आज के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पावर में आए, उससे पहले उनका आसाम में सफर हुआ।
उन्होंने काफी सारे वहां मीटिंग्स की, और वैसा ही एक मीटिंग्स उन्होंने असम के सिलचर नामक एक जगह है वहां पे जाके किए थे, और उसका फुटेज है मेरे पास, आज भी हमने सेव करके रखा है। और वहां पे जाके उन्होंने बोला था और आश्वस्त किया था लोगों को कि जिस दिन मैं पावर में आ जाऊंगा 100 दिन के अंदर असम से डिटेंशन कैंप को उड़ा दूंगा, मैं बंद कर दूंगा। और उस टाइम पे सिलचर के पास ही एक जगह है करीमगंज, वहां पे एक बंदा था, उसका नाम है अर्जुन नमोशूद्रो। अर्जुन नमोशूद्रो फांसी लगा के आत्महत्या की, इसलिए किया था क्योंकि उसका नाम से विदेशी नोटिस था और उसको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाना पड़ रहा था। वो बहुत परेशान था। ऐसा नहीं था कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जुगाड़ करना, वकील का फीस भरना, एक आदमी जो दिहाड़ी मजदूरी करता है वो कहां तक ये सब करता है। बिल्कुल बिल्कुल। महीने में 1 2 3 बार आपको ले जाएगा कोर्ट में। मतलब देखेंगे, आपका एक क्लास है हमारे इसमें, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग, वो ये लोग ये सब नहीं समझते। तो बीजेपी में जो जितने पार्टी वर्कर्स है या उनका समर्थक है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का, उनसे बात करेंगे असम में, और बंगाली हिंदू से बात करेंगे, तो वो बोलेंगे कि इसमें क्या है, कोर्ट में जाएंगे आप निकल के आ जाएंगे। लेकिन हमने भोली भांति हमें पता है कि वहां का कोर्ट जो है, जो ट्राइब्यूनल कोर्ट, वो तो आपका हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जैसा नहीं है, वो क्वासी जुडिशियल कोर्ट है, जहां पे वहां का कोई जज नहीं होता। वहां के जो जजमेंट देने वाला जो जज है, उसको मेंबर कहा जाता है, और उसका अपॉइंटमेंट कौन देते हैं, उसका अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, असम गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट उसका अपॉइंटमेंट देते हैं। तो जब राजनीतिक अपॉइंटमेंट होगा, तो जो राजनीति वहां का है उसी को वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहां का जो एक्स जज, मतलब मेंबर जजेस है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का, वहां के एक्स मेंबर जजेस का काफी सारे फुटेज है हमारे पास, प्रूफ है, जो इन्होंने बोले थे। इनमें से कोई कोई जजेस है जो हाईकोर्ट को भी लेकर कि यहाँ तो हमें बोला जाता है कि आप इतना लोगों को आपको बनाना है फॉरेनर्स, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो ना हो। ऐसे ऐसे कई स्टेटमेंट आए थे, हमने भी उस पर स्टोरीज की थी। ये मुझे मुझे देखिए, दो चीजें मैं समझना चाहता हूँ, चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत लंबी मैं बात नहीं हो आपको सकती। यहाँ पे कट गया है। उस मीटिंग में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि अर्जुन नमोशूद्रो ने आत्महत्या नहीं की, उन्होंने अपने जाति के लिए बलिदान दिया, वो शहीद है। ये टर्म था नरेंद्र मोदी जी का। और आप मुझे चुन के भेजिए संसद में, अगर हमारा सरकार आया 100 दिन के अंदर हम ये जो वास्तविकता है इसको बदलेंगे और सारे डिटेंशन कैंप उड़ा देंगे। आपको समझना चाहिए, उस टाइम पे असम में सिर्फ 2 डिटेंशन कैंप हुआ करता था। हाँ, अब क्या हाल है डिटेंशन सेंटर्स का, और कितने लोग हैं, कितने डिटेंशन? अब मैं बताता हूं। उनका इस बात पे आके वहां का जो हिंदू कम्युनिटी है, बंगाली हिंदूज, उनको लगा कि ये जो है, जो बोल रहे हैं कि ये आके डिटेंशन कैंप हटाएगा, डी वोटर जो इशू है उसको हटाएंगे, तो हम इनके पीछे चले जाते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। पिछले 70 साल से जो कहानी चल रहा है, लेकिन उल्टा हुआ। उन्होंने फिर बोला कि हमारा तो असम में राज्य सरकार नहीं है हमारे हाथ में, तब कांग्रेस था, इनको भी बदलो, तब जाके हम आपका काम करेंगे। 2016 में असम राज्य में बीजेपी का सरकार है। आपको बता देता हूं, आज का जो मुख्यमंत्री जी है आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, वो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ करता था एक टाइम पे। तो ये लोग कौन है, आप देखेंगे 8 से 10 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ये सारे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन या उस चेन से आए हुए हैं बीजेपी में। तो इट्स ए मिक्सचर ऑफ हिंदुत्व एंड एज वेल एज जो रीजनल पॉलिटिक्स जो वहां के करते हैं, उसका मिक्सचर है गवर्नमेंट। वो हिंदुत्व के नाम से उनका जो अपना पॉलिटिक्स है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन हमने हालत जो देखा, जहां पे 2 डिटेंशन कैंप था, मोदी जी का प्रॉमिस था कि सारे उड़ा देंगे। 2016 में जब ये आपका सरकार आई, आपका बीजेपी असम में भी, उसके बाद 2019 होते होते 2 डिटेंशन कैंप, 6 डिटेंशन कैंप हो गए। और 6 डिटेंशन कैंप में 1147 लोग वहां पे, 1147 लोग वहां पे बंदी थे। और ये इसका प्रूफ है, डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट, ये अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1724, 2 जुलाई 2019, ये डॉक्टर शशि थरूर का क्वेश्चन है पार्लियामेंट में।
इन्होंने पूछा था कितना डिटेंशन कैंप है, और होम अफेयर्स से बताया गया, मिनिस्टर ने बताया कि 6 डिटेंशन कैंप है। उन्होंने पूछा कितने 25/6/2019 तक कितना वहां पे डिटेनी है, वहां से बताया गया 1133। और इन्होंने पूछा था कि द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन केप्ट इन दिस डिटेंशन सेंटर्स फॉर मोर देन 3 इयर्स, 3 साल से ज्यादा कितने लोग हैं? इन्होंने इन्होंने बोला 769। फिर इन्होंने पूछा कि डिटेंशन सेंटर में 10 साल से ज्यादा कितने लोग हैं, तो इन्होंने बोला 335। तो ऐसे करके पूरा डॉक्यूमेंट्स दिए गए। माननीय हाँ, मोदी जी मैदान में और कहते हैं, हाँ, रामलीला मैदान में मोदी जी कहते हैं कि इस देश में कोई डिटेंशन कैंप नहीं है, नहीं है, जी, नहीं है। मोदी जी, ये ये क्या है आपका पार्लियामेंट से निकली हुई चीज? ये और बहुत उस अहम बात बताई। आखिर में सिर्फ मैं आपसे बहुत ही ब्रीफ में समझना चाहूंगा कि हिंदुओं को सीएए में नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी? आप ये कहते रहे हैं, आखिर वो क्या वजह है? क्योंकि सरकार कहती है कि बाकी लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, मुसलमान को दोबारा नेशनलिटी नहीं मिलेगी सीएए में आने के बाद, दूसरे जो धर्म के लोग हैं खासतौर पे हिंदुओं को आसानी से मिल जाएगी। वो क्या वजह है जिसमें आप कहते हैं कि सीएए में हिंदुओं को नागरिकता नहीं मिलेगी, जिसके लिए सरकार दावा करती रहती है? पहली बात, यहाँ पे बोला गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन ये लोग आए, इनको नागरिकता दी जाएगी। अब वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान से वो आएंगे जाएंगे, उनको मिलेगा, उनका उनके लिए मैं कंसर्न नहीं हूं। मैं इस पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश का मैं पकड़, इन्होंने बोले उनको नागरिकता देंगे, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो नागरिकता देंगे तो आपको ये सीए लाने का जरूरत क्या क्या पर? आप ऐसे भी दे सकते हैं। हमारा आर्टिकल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो जिनका नाम हमारा वोटर लिस्ट में है, वो तो इस देश का कानून के हिसाब से वो नागरिक है इस देश का। इसका सुप्रीम कोर्ट और काफी सारे कोर्ट का जजमेंट है, और बस केस लो। तो आपको सीए लाने का क्या जरूरत पड़ा? और सीए जो लाया गया, आपको बोला गया कि आप अगर उधर से इधर आए हैं तो आप इसमें अप्लाई करिए। यहाँ पे तो नागरिकता देने का बात ही नहीं कहा गया। यहाँ बोला गया आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उस एप्लीकेशन में आप ये भी डिक्लेयर करेंगे कि आप बांग्लादेशी हैं। जब तक आप ये डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपके पास कोई प्रूफ है बांग्लादेशी होने का, दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, एक एफिडेविट दे दीजिए। आप मुझे बताइए, द मोमेंट आप एफिडेविट देंगे तो आप तो बांग्लादेशी रजिस्टर्ड हो गए कि आप बांग्लादेशी हैं। और जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई इस साथ करेंगे और उस साथ नागरिकता आ जाएगा। ये तो बैंक का एटीएम है नहीं कि आप एटीएम में एटीएम कार्ड डालें, 1000-2000 जितना निकाला निकाल लिए और घर चले गए। इन्होंने बोला आप अप्लाई करेंगे, इसके बाद वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट का जो इनका जो जितने स्टेप्स है, जैसे सर्कल ऑफिस है, पहले वो देखेगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वेरीफाई करेगा, फिर वो असम गवर्नमेंट का ऊपर आएगा। अगर ये पूरा प्रोसेस में वो सेटिस्फाइड होते हैं आपका डॉक्यूमेंट से, उनको लगता है कि आपको नागरिकता मिलना चाहिए, तो जाके वो रिकमेंड करेंगे। किसको? वो रिकमेंड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमारे पास आने के साथ साथ क्या हम नागरिकता दे देंगे? नहीं देंगे। उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, और उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेंगे? रॉ करेंगे, रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग, वो करेंगे, वो रिपोर्ट देंगे, उसके बाद मिलेगा। भाई साहब, आप मुझे एक चीज बताइए, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है टू प्रूफ कि वो इस देश की नागरिक है, क्या वो बांग्लादेशी हो जाता है? किसी के पास अगर कोई कागज नहीं है, क्या वो पाकिस्तानी हो जाता है? मतलब आप और मैं इस देश में हूं या नहीं हूं, क्या वो एक कागज का टुकड़ा तय करेगा? ये कागज के टुकड़े कितने लोगों ने बिहार में या गुजरात में या तो राजस्थान में इनके इनके है, इनके कितने लोगों के पास इस तरीके का कागज है जो प्रूफ करता है कि वो पाकिस्तान से नहीं आए? ये क्वेश्चन है। तो फिर सिर्फ पाकिस्तान, हमारे बंगाली लोगों के साथ ये खेल क्यों खेला जा रहा है? आज अगर 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया गलती से, मैं ये कहता हूं, और उसमें से गलती दिखा के अगर 50 लोगों का नाम काट दिया गया, फिर तो इनका जगह कहां होगा? ये मोदी जी के पैसे से जो ये पैसे दे रहे हैं, वहां से असम में जो बड़े बड़े डिटेंशन कैंप बनवा रहे हैं,
जो ग्वालपारा का माटिया में एक बन गया है, पूरा तैयार है 3000 लोगों को रखने के लिए, और वो परिवार समेत रखेंगे वहां पे, फुल फैमिली। मतलब एक परिवार को जैसे नाजी लोग रखते थे वो कैंप में, ऐसे कैंप के अंदर आपको घुसा देंगे, आप बाहर नहीं जा सकते, और वहीं पे मर जाएंगे, आपका नस्लें खत्म कर देंगे। ये क्या है? और जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का बात किया जा रहा है, मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक उदाहरण देता हूं। ये मेरे पास 1901 से लेके अप टू 2011 का डिकेडल ग्रोथ रेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम इसको देखते हैं, हमें क्या मिलता है कि ऑल ओवर इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, एवरेज ग्रोथ रेट, और असम का जो एवरेज ग्रोथ रेट है, उसमें बहुत अंतर है। आप समझ लीजिए, मैं आपको दो तीन चीज बताता हूं। 45.52% 1971 टू 2011 जो ग्रोथ रेट हुई है, फॉलोड बाय मिजोरम 35.14%, अरुणाचल प्रदेश में 31.25%, मेघालय में 30.88%, मणिपुर में 27.78%, त्रिपुरा में 24.27%। तो कैसे आप कहते हो कि इन्फ्लक्स हुई है? आपका असम का, अगर ये दो कहते हैं कि इतना माइग्रेंट्स है, इसको निकाल दो वहां से पॉपुलेशन, तो 17% आ जाएगा। भारत का जो डिकेडल ग्रोथ है वो अराउंड 24%, 22% के आसपास है। तो यानी ऑल उसमें इंडिया भी एवरेज उसमें भी कहीं साबित नहीं होता कि ये बांग्लादेश से आए कहीं हुए लोग हैं। साबित नहीं होता। मैंने ये डेटा बनाया, पूरा कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाया, वो डराने लायक है। आप देखेंगे 1901 टू 1971 जो असम का पॉपुलेशन ग्रोथ था वो 23.95%, ठीक है, और ऑल इंडिया का था 12.9%, डिफरेंस था 11.5%। और अगर 1971 टू 2011 देखूं तो असम का था 20.9% और ऑल इंडिया का था 21.94%। ये तो -1.04% है। तो कहां से बांग्लादेश आया? और अगर आज तक जितने लोगों को डिटेंशन कैंप में ले गया गया और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में लड़ रहे हैं, ये भी प्रूव हो गया कि इसमें से 99%, 98% टू 99% उनके पास डॉक्यूमेंट है। दे आर विक्टिम ऑफ द होल प्रोसेस। जी जी। विक्टिम तो ऑफ चंदन चटर्जी साहब, देखिए ये बहुत ही तकलीफ दे बात है जो आपने आसाम के जो पूरा एक क्रोनोलॉजी भी बताई और उसके बाद अब क्या सूरत हाल है ये भी बताई। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो देश भर में। पहले फाइनली एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। हाँ हाँ। ये मेरे पास पूरा लिस्ट है डिटेंशन कैंप में रहने वाले लोगों का। जी जी। ये असम के एक एमएलए है, उनका नाम है अमीनुल इस्लाम। इन्होंने असम के विधानसभा के पटल में ये क्वेश्चन रखा था और इन्होंने बोला था सारे डिटेंशन कैंप का डिटेल्स लिस्ट दो, कितने लोग, उसका एड्रेस क्या है। और ये इशू हुआ था 19/2/2018, अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 317 असम लेजिस्लेटिव असेंबली। आप हैरान होंगे, ये लोग जो ये लिस्ट है मेरे पास, साढ़े 899 लोगों का, 899 लोगों का, ये डिटेंशन कैंप में डिक्लेयर फॉरेनर्स है। मुझे आप एक चीज बताइए, डिक्लेयर फॉरेनर्स मतलब क्या है? इधर वो पाकिस्तानी होगा या बांग्लादेशी होगा या तो म्यांमारीज होगा या थाईलैंडीज होगा, चाइनीज होगा, मतलब दूसरे देशों के लोग होंगे, है कि नहीं? और वहां का जो लोगों का नाम होगा, लिस्ट होगा, वहां पे जो एड्रेस होगा वो तो फॉरेन कंट्री का होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको तीन चार जस्ट दो चार मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। मोहम्मद शाहजहां अली, ठीक है, नलबारी, इनका एड्रेस है नलबारी। तो नलबारी तो असम में है साहब, ये तो कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, एक रूही दास मल्लिक, उनका घर वेस्ट बंगाल का मालदा में, उनको भी वहां पे डाल रखे। रोबेन विश्वास, इनके कामरूप में घर है। तो यहाँ पे ज्यादातर नाम और एड्रेस आचरित करने वाले हैं। हाँ, वो सारे वहीं के हैं, वहीं के हैं। तो ये फॉरेनर्स कैसे होंगे? जी जी। ये बात पूछने का टाइम आ गया। भारत के जो गणतंत्र प्रेमी लोग हैं, हर भाषाभाषी, हर कौम के लोगों को ये क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं वही कहने वाला था कि ये आसाम की कहानी जो आपने बताई, जो इस तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं डिटेंशन सेंटर्स में,
अब बीजेपी का कहना यह है कि एनआरसी पूरे देश में होगा, और कई बार होम मिनिस्टर साहब कह चुके, फिर कभी कह दिया जाता है नहीं होगा। एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है। अभी जो ये कोरोना वायरस आया, उससे पहले देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे इसके सीएए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ। उसको कोरोना की वजह से, कोरोना का रीजन बता करके खामोश कर दिया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश के लोग इस सारी चीजों को, सब पूरी साजिश को नहीं समझ रहे हैं। तो ये मैं देशवासियों से ये कहना चाहूंगा कि जो चंदन चटर्जी साहब अपने तजर्बे बता रहे हैं, उनको अपने सामने रख करके देश को बचाने के लिए, देश में किसी तरह की अशांति ना हो, उससे बचने के लिए सभी मिलकर के ऐसा कुछ करें जिससे कि ये पूरा देश एक साथ रह सके और कहीं भी कोई अशांति ना हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन साहब, आपने वक्त निकाला मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए। थोड़ा सा लंबा हुआ है ये एपिसोड, लेकिन दर्शकों को मैं बताऊं कि ये बहुत ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी के लिए जरूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।